तो बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, और सीधा जयपुर आपको बीजेपी मुख्यालय ले चलते हैं। अपील कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हमारा कार्यकर्ता जो आज नहीं विगत 1 साल से सक्रिय था, तो उसकी सक्रियता रंग लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जाति पर मोड़ने की कोशिश की गई है, जाति पर मोड़ने की कोशिश की गई है चुनाव को, मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस और अन्य दलों के कई लोग जिनकी राजनीति केवल जाति की ही है और जातिगत उनकी अपील करने की वो कोशिशें कर रहे हैं, मगर मैं मानता हूं कि ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है और ऐसे विषयों को लोग तुल नहीं देंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सभी जातियों के, सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर खड़े रहेंगे। हमें जमीन से जो आवाजें आ रही है, जो प्रतिध्वनि आ रहा है, उससे ये बिल्कुल एससी एसटी को इतना आश्वस्त कर चुके हैं, एससी एसटी को इतना आश्वस्त कर चुके हैं, फिर ये स्थितियां क्यों आ रही है? नहीं, एससी एसटी पूरा हमारे साथ है। आप किसने कहा है? अभी मतलब जितने भी सारे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बंधु है, वो सारे हमारे साथ के साथ में कल आरोप लगाए थे अशोक गहलोत, उन्हीं के पूर्व ओएसडी। देखिए, ऐसे ना देयर आर मेनी स्केलेटन्स इन द कबर्ड, तो जो पुराने पाप है वो अभी जमीन पर आ रहे हैं, और जो भी मतलब जघन्य काम उनके सरकार के द्वारा हुए हैं, वो लोगों को अभी पर्दाफाश हो रहा है। धीरे धीरे या और भी होता जाएगा। जांच कराएंगे आप? सरकार में बैठे अधिकारी को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार हो जाता है कि किसी का फोन टेप करा ले, क्या ये क्राइम है? बिल्कुल क्राइम है, निश्चित रूप में क्राइम है, और नैतिक दृष्टि से तो मतलब इसके बारे में वो कुछ कह भी नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति है। और लोगों को अब पता चला है कि कितने आपराधिक मानसिकता के लोगों के हाथ उन्होंने सत्ता सौंपी थी कुछ 5 साल पहले। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका है। यही स्थिति फिर एक बार सामने आपको लगता है लोकेश शर्मा जैसे दूसरे लोग भी अब आएंगे? उससे पहले बीएल सोनी भी आपके समर्थन जी निश्चित रूप में आएंगे, क्योंकि देखिए ना, जो असत्य होता है वो कहीं न कहीं खुलकर सामने आता है। जैसे हम कहते हैं कि देर से आए मगर दुरुस्त आए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे विनय सहस्त्रबुद्धे, चुनाव प्रभारी है राजस्थान बीजेपी के, और बहुत बड़ा बयान यहां पर वो देकर गए हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे ने यहां पर 2 बातें यहां पर की है मीडिया से बातचीत करते हुए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने जिस तरीके से वो खुलकर सामने आए, तो उसको लेकर यहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाप का घड़ा बढ़ चुका है और अब उनके पुराने पाप जमीन पर आ रहे हैं, पर्दाफाश हो रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से जातिगत अपीलें कर रही है, राष्ट्रीय चुनाव है, पीएम के साथ तमाम लोग खड़े हैं, और हमारे साथ में एससी एसटी ओबीसी तमाम वर्ग साथ में है, तमाम लोग हमारे साथ में हैं। तो विनय सहस्त्रबुद्धे चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान बीजेपी के, वो यहां पर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे इस बैठक के बाद में। दरअसल बीजेपी में प्रदेश मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी यहां पर मौजूद थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में अधिराज सिंह नरूका हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं बीजेपी मुख्यालय जयपुर से लाइव, सीधा उनके पास चलते हैं। अधिराज, आपसे जानना चाहेंगे क्या बैठक समाप्त हो चुकी है चुनाव प्रबंधन समिति की, और दूसरा क्या कुछ मोटे तौर पर क्या कुछ बड़ा एजेंडा बीजेपी ने इस बैठक के लिए तैयार किया, या क्या कुछ एजेंडा इसमें रखा गया था, इस पर चर्चा मंथन यहां पर हुआ है? अधिराज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है उन तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अधिराज से वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दरअसल राजस्थान में 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कि कल चुनाव होना है। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा, और राजस्थान में चुनाव का शोर थम चुका है बीते शाम कल 6 बजे। और अब बीजेपी वो लगातार रणनीति तैयार करने में जुटी है। बहुत सारी रणनीति तैयार भी यहाँ पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के जरिए की गई है। पहली बात तो ये कि चुनाव में वोट का प्रतिशत किस तरीके से यहाँ पर बढ़ाया जाए, क्योंकि 12 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम रहा। वैसे में बाकी बची 13 सीटों पर परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर जो बीजेपी है वो मंथन यहाँ पर आज कर चुकी है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, सह प्रभारी विजय राठकर, प्रवेश वर्मा, साथ में नारायण पंचारिया, वी सतीश समेत तमाम जो दूसरे नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और एक बार वापस से अधिराज सिंह नरूका का रुख करेंगे। अधिराज हमारे साथ में बीजेपी मुख्यालय से लाइव कनेक्ट है।
अधिराज, आपसे जानना चाहेंगे, मोटे तौर पर समझा जाए तो ऐसा क्या कुछ एजेंडा बीजेपी ने रखा था, इस बैठक को लेकर तैयार किया था? देखिए दीपक, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। चुनाव का दौर है, कल मतदान होना है और चुनाव प्रचार का शोर जो पूरी तरीके से थम गया है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस समय का किस तरीके से सदुपयोग किया जाए, पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, और संगठन में बीजेपी की रीति नीति रही है कि वो संगठन में किस तरीके से कामकाज करे, चुनाव का दौर है, किस नेता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसी को देखते हुए आज तमाम जो नेता हैं वो एक साथ बीजेपी मुख्यालय में बैठे। जो बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति है, जो चुनाव लड़ाने का काम कर रही थी, राजस्थान के इस प्रदेश मुख्यालय से बैठकर तमाम लोकसभा सीटों पर नजर यहां से गड़ाई हुई थी कि किस तरीके से वहां पर चुनाव हो रहा है, वहां पर कार्यकर्ता कितने एक्टिव है, वहां पर कौन से मुद्दे मुखरता से उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर विपक्ष का जवाब दिया जाए, ये पूरा काम चुनाव प्रबंधन समिति का था। और अब खुद भजनलाल शर्मा आज यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार मीटिंग में वो यहाँ पर रहे हैं और किस तरीके से जो 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे लगातार संवाद किया जा रहा है। और खास तौर पर क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम रहा, तो हालांकि बीजेपी इस बात का दावा जरूर कर रही है कि बीजेपी का जो वोट बैंक था वो मतदान केंद्र तक पहुंचा है, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं कि चिंता की लकीरें बीजेपी पर भी है और किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत को बढ़वाया जाए, क्योंकि बीजेपी बात करती है कि उनका बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्र, ये तमाम इनके संगठन की रचना है। उस संगठन की रचना के अनुसार वोटिंग हुई या नहीं हुई, कहीं ना कहीं चिंता बीजेपी को भी है। इसलिए अब 13 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए और बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा, जो बीजेपी के पहले कैंपेन चलाए गए थे, चाहे वो पर्ची अभियान हो, घर घर तक जो पर्ची पहुंचाई गई थी, क्या वो मतदान केंद्र तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये बाद में तय होगा। लेकिन दूसरे चरण में किस तरीके से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाया जाए, कार्यकर्ता पूरा एक्टिव होकर काम करे। और यहाँ से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलग अलग सीटों पर अलग अलग नेताओं के, जो वहाँ के प्रमुख नेता हैं, वहाँ की कोर कमेटियां हैं, वहाँ की जो चुनाव प्रबंधन समितियां, उनके प्रमुखों से बात की, वहाँ के प्रत्याशियों से बात की कि किस तरीके से क्या सहयोग की वहाँ पर जरूरत है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से वोटिंग करवानी है। तो पूरी निगरानी की जा रही है, वहाँ से फीडबैक लिया जा रहा है अभी मौजूदा क्या स्थिति है, कल वोटिंग को लेकर कितनी तैयारियां की गई है, किस तरीके से वोट डलवाया जाएगा। तो अभी जो पूरा फोकस है वो यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाए जाए, कार्यकर्ता वहां पर पूरी तरीके से एक्टिव रहे, वहां की जो जिला। अधिराज, एक बात का जिक्र जो अभी ठीक है, कोई औपचारिक एजेंडा बीजेपी ने भले ही इस बैठक को लेकर, चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर नहीं रखो जैसा आप कह रहे थे, लेकिन एक बड़ी चिंता की लकीर है बीजेपी के सामने वोटिंग प्रतिशत को लेकर। इस बात को आप भी मानते हैं, क्योंकि ये एक धारणा रही है, आम धारणा है कि यदि मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी के लिए वो ठीक रहता है, कम होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है। तो ऐसे में इस पर मंथन होना लाजमी, ये भी एक बड़ा एजेंडा रहा होगा। इन सबके अलावा भी विनय सहस्त्रबुद्धे को, क्योंकि आप जब उनसे बातचीत कर रहे थे विनय सहस्त्रबुद्धे से, तो कांग्रेस पर लगातार आरोप उन्होंने लगाया कि कांग्रेस जातिगत अपील कर रही है। तो ये भी क्या एक बड़ा बीजेपी के सामने संकट या चुनौती मानी जा सकती है कि कांग्रेस जिस तरीके की बात कर रही है उसको लेकर अब उसको काउंटर किस तरीके से चुनाव से पहले किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर दीपक, चुनाव प्रचार में पहले चरण में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया, 400 पार का मुस्तैदी से नारा दिया गया, विकास की तमाम चीजें बातें की गई, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण का, संविधान की बात विपक्ष की पार्टियों ने की, पुरजोर तरीके से बार बार जो पार्टी के बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अगर 400 पार आई तो ये लोग आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं मुद्दा चुनाव में रहा और उसका तोड़ निकालने के लिए एक पूरा जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव था वो जातीय समीकरणों में उलझता हुआ नजर आया। अब ऐसे में बीजेपी की जो राजनीति रही है, परंपरागत तरीके से जो राजनीति रही वो धर्म पर रही है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी ने की है और वो मुखर होकर हिंदुत्व की बात रखते रहे। लेकिन पहले चरण की शुरुआती दिनों में देखने को नहीं मिला और दूसरी तरफ आरक्षण और संविधान का एक बड़ा इश्यू रहा और यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित तमाम पार्टी के प्रमुख नेताओं को पलटवार करना पड़ा, सफाई देनी पड़ी कि बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, संविधान खत्म नहीं करेगी, आरक्षण की सबसे बड़ी हितैषी है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती मिली। अब यही कारण रहा कि अब बीजेपी इन जातीय समीकरणों में उलझती हुई नजर आई है। उन जातीय समीकरणों का किस तरीके से तोड़ निकाला जाए, ये बीजेपी के ने अपनी रणनीति न अपनाई और यही कारण रहा कि दूसरे चरण के जो पूरा चुनाव प्रचार प्रसार रहा, इस दौरान जो अलग अलग जातियों के जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके सामाजिक सम्मेलन करवाए गए। चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले बीजेपी सामाजिक सम्मेलन करवाती रही है अलग अलग समाजों के, लेकिन चुनाव के बीच में बीजेपी को सामाजिक सम्मेलन करवाने पड़े, अलग अलग जातियों के जो
समाज के प्रमुख नेता हैं पार्टी के, वो सामाजिक सम्मेलनों में गए और बार बार नेताओं को सफाई देनी पड़ी कि बीजेपी आरक्षण की पक्षधर है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती बनी और यही कारण है कि बीजेपी को दूसरे फेज में आते आते जो अपना पुराना एजेंडा था हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर भी बीजेपी आई। तो चुनौती और कहीं कह सकते हैं कि चिंता की लकीरें बीजेपी के चुनाव में देखने को मिली। खासतौर पर जातीय समीकरणों में कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस बार बीजेपी को घेरने की कोशिश की। जी चलिए अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक यहाँ पर हुई है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, भले ही औपचारिक एजेंडा ना हो लेकिन अनौपचारिक रूप पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी ने मंथन इस बैठक के भीतर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया है।